नमस्कार, मैं हूं मौली स्वामी और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट। आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता श्री आदित्य भगत जी। बहुत स्वागत है सर आज आपका हमारे शो में। धन्यवाद मौली। आपको बता दें कि हाल ही में श्री आदित्य भगत जी को एनएसयूआई छत्तीसगढ़ का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको इस बात की। थैंक यू सो मच। सर, तो मेरा पहला प्रश्न इसी से जुड़ा रहेगा कि ये जो नई उपलब्धि आपको मिली है, तो इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के प्रति आगे संगठन को लेके आपका क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और समस्त भाई बहनों को मेरा जोहार। ये जो जिम्मेदारी मिली है, ये हमारी पार्टी की पुरानी परंपरा रही है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों पे काम करते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है। तो मेरे जैसे युवा को अगर ऐसा मौका दिया गया है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य निभाऊंगा। और अभी वर्तमान में हमारा पहला उद्देश्य तो यही है कि हम जो हमारी सरकार अच्छे कार्य कर रही है, हम उसको हमारे ग्राउंड लेवल तक, जो हमारे ग्रामीण तक ये जो बात पहुंचानी है, ये हमारा पहला प्रायोरिटी है। और जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई ने छत्तीसगढ़ मॉडल को काफ़ी अच्छा बताया है। ऐसे पेंडेमिक के समय भी हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है स्टेट का, वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी जो नीतियां हैं ये ग्रामीण अंचल के लोगों तक पहुंचे और वो अपनी बारे में जान पाए। जी सर, जैसे कि हमें पता है कि लॉकडाउन के दौरान एनएसयूआई किचन की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत सरगुजा में फंसे जो भी ज़रूरतमंद लोग थे, उन्हें भोजन प्रदान किया गया था। ये काफ़ी सराहनीय पहल थी सर, तो इसके पीछे की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, कोविड-19 वैश्विक महामारी ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में इसका प्रकोप रहा। उस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इससे परेशान नहीं था। पूरे देश को 1 मिनट में बंद कर दिया गया था और लाखों की संख्या में लोग अपने घर को पलायन कर रहे थे। तो ऐसे समय में हम लोगों ने जो देखा, स्थिति देखी हमारे आजू-बाजू में, हमारे पड़ोस में कि खाने की कमी हो रही है। जो आ रहे हैं लोग, वो 1-1, 2-2 दिन से भूखे थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे पार्टी के जो लीडर्स हैं, श्री राहुल गांधी जी ने भी आह्वान किया था कि आप मदद करिए, बढ़-चढ़ के मदद करिए अगर आपके सक्षम में हो तो। तो ऐसी स्थिति में हमने ये कोशिश किया कि हम अधिक से अधिक लोगों को खाद्य व्यवस्था कराएँ। सूखा राशन हो या पका हुआ भोजन हो। तो ऐसी स्थिति में हमने ख़ास तौर पर सरगुजा में एक टीम गठित किया, जिसमें खाना बनाने वाले हमारे एनएसवाई के ही मेंबर थे। उन्होंने खुद ही खाना बनाया। तो हमने जो खाना बनाया, हमने जो राह पे जा रहे थे लोग, उनको प्रोवाइड किया और जो लोग फँस गए थे, जिनके यहाँ राशन नहीं था, तो ऐसे हमने इसमें काम किया। तो मेरा मानना है कि उस समय हमारे जैसे कई संगठन काम कर रहे थे और जिसके फलस्वरूप आज लोग की स्थिति काफ़ी अच्छी है। सर, अगर सरगुजा की ही बात करें, तो अभी सरगुजा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के अंतर्गत जो स्टडी सेंटर खुलने वाला है, उसके बाद सरगुजा में किस प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं? देखिए, शिक्षा हमेशा विकास का पहला स्टेप होता है। तो मेरा मानना है कि सरगुजा अंचल में शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। वहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आने से वहाँ के लोगों को बहुत मौका मिलेगा और वहाँ का विकास भी काफ़ी अच्छा होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कई ऐसी पढ़ाई होती हैं जो वहाँ के नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ना सिर्फ वहाँ के लोगों को, पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के लोगों को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और वहाँ की संस्कृति को समझने का मौका मिलेगा। हमारा प्रदेश जो संभाग है, सरगुजा संभाग, वो पूरा ट्राइबल बहुमूल क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में बहुत ही फ़ायदेमंद और मददगार रहेगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, तो पिछले 2 साल में अगर देखें छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमने कई नई ऊंचाइयां हासिल की है।
इसी स्थिति को आगे बरकरार रखने के लिए आप अपनी तरफ से सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में जैसा कार्य हो रहा है, हम देखते हैं आज अंग्रेजी का जो इस्तेमाल है वो हर जगह होता है। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करने जाएंगे, वहाँ भी अंग्रेजी इस्तेमाल होता है। मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करने जाएंगे, अंग्रेजी होगी। बड़ी पढ़ाइयाँ करना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं न कहीं आपको एक दायरा पार करने के लिए अंग्रेजी की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो मुखिया हैं प्रदेश के, माननीय श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने बहुत अच्छा एक मॉडल तैयार किया है अंग्रेजी माध्यम का, जो कि ग्रामीण स्तर पे बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाएगी। उससे होगा क्या कि जो फाउंडेशन में बच्चों को अंग्रेजी सीखने का जब मौका मिलेगा, तो वो पढ़ाई और अच्छे से कर पाएंगे और आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम हो गए और जो बड़ी पढ़ाई हो गई, उनके लिए वो पहले से तैयार होंगे। और ये तो रही अंग्रेजी माध्यम की बात। और पैंडेमिक के समय में जब पूरा स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिया गया था, पूरा देश बंद था, ऐसे समय में भी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए जो पढ़ाई टू हर द्वार का जो प्रोग्राम लेकर के आए, वो बहुत ही सराहनीय है। बच्चों को काफ़ी सहूलियत हुई, ऐसे पैंडेमिक के समय भी अपने शिक्षा से वो जुड़े रहे। तो मेरा मानना है कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मेरा सुझाव ये रहेगा कि इसी प्रकार की इनोवेटिव आइडियाज़ के तौर पे शिक्षा को बढ़ाया जाए। और जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पे पहुँचहीन है इंटरनेट, ऐसी जगह में भी कुछ व्यवस्था की जाए ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। बहुत अच्छी बात है सर। और एक क्वेश्चन मेरा इलेक्शन से जुड़ा रहेगा कि जैसे कि हमें पता है कि विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटों के साथ बहुमत हासिल की थी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो मैं हमेशा से पूछना चाहता हूँ और ये काफ़ी साइंटिफिक है, रीज़नेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इस चीज़ों पे बात कर रहा है तो वो गलत है। मेरा मानना है कि हमारे जो एजुकेशन है उसका पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सवाल उठाएं। देखिए, सवाल उठाने से ही सारे चीज़ का समाधान मिलता है, तो सवाल उठाना ज़रूरी है। तो मेरा सवाल ये है कि हम हैं विकासशील देश और पूरे विश्व में और भी विकसित देश भी हैं। तो ये जो विकसित देश हैं, ये ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब सवाल ये भी आएगा कि छत्तीसगढ़ में कैसे जीत गए? तो इन सवालों के जवाब से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ों को हम बहुत बारीकी से समझते हैं। देश में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। किस देश में होता है? जो विकासशील है। जो विकसित देश हैं, वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनका ये मानना है कि कोई भी टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से हैक की जा सकती है। बड़े-बड़े बैंक अकाउंट्स हैक किए जा चुके हैं, नासा तक के वेबसाइट हैक किए जा चुके हैं, सैटेलाइट हैक किए जा चुके हैं, मोबाइल फ़ोन बहुत आसानी से हैक हो जाता है। तो हैक होने की प्रक्रिया तो है ही। जहाँ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे कुछ भी चीज़ किया जा सकता है, संभव है, मुमकिन है। हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी ने ये डेमो करके दिखाया था कि कैसे ईवीएम हैक किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी ने इसको प्रूफ करके दिखाया था कि कैसे हैक किया जा सकता है और एक प्रॉपर उनके पास एक स्टडी भी है कि इंडिया में जो ईवीएम है उसको आसानी से हैक किया जा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी-बड़ी जो देश हैं, उनके इतने बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने प्रूफ कर रखा है कि हैक किया जा सकता है। तो हम जो कि आज विकासशील हैं, हम क्यों इतना अधिक ईवीएम पे दिल लगा के बैठे हैं? हमें मौका देना चाहिए। और बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है, लगभग हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट्स ने अलग-अलग जगह से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से या राजस्थान से या दिल्ली से या मध्य प्रदेश से इस पे सवाल उठाया है। कई बड़े-बड़े जगह से लोगों ने सवाल उठाया है और बहुत सीरियस चार्ज है कि इसमें कुछ ना कुछ तो टेम्परिंग है ही। मेरा ये कहना है कि पहले की स्थिति में हमारे पास फ़ोर्स की कमी थी, पहले के समय में हमारे पास संसाधनों की कमी थी, आज संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, फ़ोर्स पर्याप्त मात्रा में है, क्यों ना बैलेट पेपर से किया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी वहीं पे हो सकता है। तो अगर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो भरोसा दिलाने में अगर नाकामयाब है,
तो मेरा ये कहना है कि हमें अ, उससे सवाल करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इस दिशा में सोचनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है जो कि हमारे देश में सभी वोटर्स को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजनीति से हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? लोकसभा इलेक्शन आएगा, आपको वोट करना ही है। विधानसभा वोट आएगा, आपको करना ही है। आपके पंचायत इलेक्शन आएंगे, आपके जिला स्तरीय इलेक्शन आएंगे। तो इन सही जो चीज़ों में हम और हमारे आजू बाजू के लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। तो अच्छी सवाल होने चाहिए और सवाल करने ज़रूरी हैं। और हमको भरोसा नहीं है ईवीएम पे, तो इलेक्शन कमीशन को इसको क्लियर करना चाहिए। जी। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि युवा शक्ति जो होती है वो देश की रीढ़ होती है, तो आपके हिसाब से एक युवा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसी भी प्रदेश के विकास के लिए? युवा के बिना विकास असंभव है। युवा एक ऐसी शक्ति है जो कि आने वाले जनरेशन को लेके चलती है। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमें एक सीख देते हैं, समझ देते हैं, लेकिन युवा उस समझ के साथ में आगे बढ़ता है। कोई भी देश, कोई भी प्रदेश और विश्व युवा के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा मानना है युवा के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। युवा है तो तरक्की है, सब कुछ है। और आज प्रदेश में इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारी जो सरकार है वो युवाओं को आगे बढ़ाने के अधिक से अधिक मौके तैयार कर रही है। आपको पता होगा कि जो बेरोजगारी दर है वो पूरे देश में कई जगह बढ़ा है। कोविड के बाद तो करोड़ों की संख्या में लोग रोजगार गया है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर नीचे आया है। तो मेरा मानना है कि जो हमारी सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है और बेरोजगारी को घटाने में बहुत मदद कर रही है। आने वाले समय में कम से कम और जल्द से जल्द इस परेशानी को दूर किया जाए, इसी पे हमारा फोकस रहेगा। सर, जैसे आपने बेरोजगारी की समस्या के बारे में बात किया, तो अगर बाकी अन्य बड़े राज्यों के मुताबिक अगर हम छत्तीसगढ़ की तुलना करें, तो यहाँ पे यह समस्या काफ़ी कम है। लेकिन इसी स्थिति को हम आगे कैसे बेहतर बना सकते हैं? बेहतर बनाने की दिशा में मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, मैं एक हमारी योजना है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो बेरोजगार इंजीनियर हैं, देखिए हमने कॉलेजेस तो बना दिए, मशीन की तरह बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इस दिशा में अभी तक किसी सरकार ने कार्य नहीं किया। ये हमारी सरकार पहली सरकार होगी जिसने बेरोजगार इंजीनियर लोगों के लिए इतनी बड़ी पॉलिसी लेकर के आई है। छत्तीसगढ़ में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, अगर कोई ठेकेदार कार्य कर रहा है तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बेरोजगार इंजीनियर को रखना ही होगा, एक जगह देनी होगी। और इसी तरह से हम अधिक से अधिक अपने जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो युवा है, उसको नौकरी दिलाएंगे। और ये अभी पहली पहल है और आगे आगे देखिए रिसर्च के तो माध्यम से हम और सॉल्यूशन लेकर के आते रहेंगे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो वर्तमान में कृषि आंदोलन चल रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है कि अगर यह 3 कृषि कानून लागू हो जाते हैं, तो किसानों को किस प्रकार का नुकसान हो सकता है और छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, कृषि कानून, हमारी पार्टी ने इस बात को बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है, साफ तौर पे बताया हुआ है कि हम इस बिल का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। और जब इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय में सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। अपने जगह पे खड़े होकर विरोध किया था, संविधान के बुक को सामने रख कर विरोध किया गया था, हर व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए इनका विरोध किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे एक तुगलकी फरमान के तौर पे वॉइस रेस करते हुए इस बिल को पार कर दिया गया। अब चलिए, वहाँ पे तो आप ये संख्या बल के तौर पे अपनी ताकत का आजमाइश कर लिए, लेकिन आज फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो आज सड़कों पर हैं। आज 1 महीना हो जा रहा है उनको वहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, और पिछले 2 महीने से ही अपने अपने जगहों पे कर रहे थे। आज जब इन्होंने रोड जाम किया है तब सरकार की नज़र जा रही है, और नज़र जा तो रही है लेकिन उसको लेकर ये कोई सवाल मतलब कोई कंसर्न ही नहीं है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके अगर वो अनाज ना दें तो हम भूखे रहेंगे। आज हमें अगर बचाना है तो हमें सबसे पहले किसान को सोचना चाहिए। तो किसान को ही हमने सबसे पीछे छोड़ रखा है।
तो मेरा ये मानना है ये बिल किसी काम का नहीं है, इसे फाड़ करके फेंक देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आपकी विचारधाराओं के बारे में जान करके, जो छत्तीसगढ़ को लेकर है और खासकर यहाँ के युवाओं को लेकर है। तो आगे भी हम ऐसे ही नए मेहमानों के साथ जुड़ते रहेंगे और करते रहेंगे भारत की बातें। आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द भारत पोस्ट।